नमस्कार। यूजीसी के नए दिशा निर्देशों के चलते देश भर में जो तनाव और आक्रोश दिख रहा है, उसके पीछे कुछ बुनियादी वजहें हैं और उन बुनियादी कारणों को हम सबको समझना चाहिए। सत्ता प्रतिष्ठान को भी उनको सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए। वो बुनियादी कारण हैं जिसके कारण आक्रोश है, जिसके कारण नौजवानों के मन में बेचैनी है, क्षोभ है। वो कारण है, उसमें सबसे पहली चीज ये कि शैक्षणिक संस्थानों को असमानता दूर करने के नाम पर भेदभाव के रणक्षेत्र में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। उसका घोषित लक्ष्य ये है कि भाई इक्वलिटी हो, समानता हो। इसके लिए ये दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत आई, कहा गया, बताया गया। और हुआ इसका उल्टा। इन दिशा निर्देशों से असमानता और ज्यादा पांव पसार कर इन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पसरी हुई दिखने लगी हमको। कुछ चीजों पर गौर करिए। एससी, एसटी, ओबीसी को विक्टिम माना गया, जबकि यह तथ्य है कि ओबीसी के खिलाफ एससी और एसटी एक बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आती हैं एससी एसटी की तरफ से कि किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति ने उनके साथ भेदभाव किया, उनको अपमानित किया। यानी एससी एसटी का उत्पीड़न ओबीसी के द्वारा। इसके आंकड़े हैं। अब इसको क्या कहिएगा? आपने उन तीनों को एक ही खाने में रख दिया, पीड़ित पक्ष में, और भेदभाव करने वाले के लिए लगा एक वर्ग आपने जो अलिखित है वो ये कि सवर्ण, बाकी सब तो आपने डाल दिए पीड़ित पक्ष में। एक दूसरा प्रश्न आता है कि देश के अलग अलग राज्यों में पिछड़े वर्ग की अलग अलग सूची है। कोई जाति हरियाणा में ओबीसी में है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है या राजस्थान में नहीं है, वैसा वर्षा ऐसे भी हो सकता है। हर राज्य में ओबीसी की लिस्ट अलग है, केंद्रीय लिस्ट अलग है। तो हर राज्य में इस पर कैसे निर्धारण, इन दिशा निर्देशों का कैसे निर्धारण होगा? हरियाणा में जो ओबीसी है वो पता लगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी नहीं है, तो वहां उसका उत्पीड़न दूसरे दृष्टि से देखा जाएगा और हरियाणा में उत्पीड़न दूसरे दृष्टि से देखा जाएगा। ये घालमेल हो जाएगा। एक विषय जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया था, वो है जो सबसे ज्यादा आक्रोशित कर रहा है युवाओं को, वो है कि अगर शिकायत झूठी पाई गई तो झूठी शिकायत करने वाले को दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मौजूदा दिशा निर्देश कहते हैं कि दंड नहीं मिलेगा। हालांकि पहले जब ये दिशा निर्देश प्रारूप के तौर पर ड्राफ्ट के रूप में देश के सामने रखे गए थे विमर्श के लिए पब्लिक डोमेन में, तब उनमें वो प्रावधान था कि अगर झूठी शिकायत पाई गई तो शिकायतकर्ता को दंड दिया जाएगा। लेकिन जब ये दिशा निर्देश औपचारिक तौर पर सामने आए तो इनसे वो क्लॉज हटा लिया गया जानबूझकर। एक चीज और भी है जो तनाव पैदा करने वाली है। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी वो आंकड़े रखे गए थे जब इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही थी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल एससी एसटी ओबीसी ही आत्महत्या नहीं करते, इन तीनों वर्गों के अलावा वर्गों के भी जो नौजवान हैं उनमें भी आत्महत्या का प्रतिशत बड़ा है। अगर हम ये मान लें कि उत्पीड़न के चलते आत्महत्या हो रही है, तब सवर्ण नौजवान अगर आत्महत्या कर रहे हैं आईआईटीज में, आईआईएम में, यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन के सेंटर्स में, तो उनको क्या कहेंगे? एक और बुनियादी चीज देखिए, भेदभाव कहां है मैं वो बता रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक समय में नारे लगे ब्राह्मण इन जेएनयू छोड़ो, और दीवारों पर लिख दिया गया ब्राह्मण जेएनयू छोड़ो।
अब ब्राह्मण अपने खिलाफ इस हिंसा और भेदभाव की शिकायत कहां करें? कानून जो दिशा यूजीसी का कानून है वो तो ब्राह्मण को उस लिस्ट में रखते ही नहीं कि वो ब्राह्मण कभी पीड़ित हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है। वो कहां जाए? मान लीजिए ओबीसी वर्ग के छात्र किसी संस्थान में, कुछ छात्र जो ओबीसी वर्ग से हैं या दलित संवर्ग से हैं, वो किसी सवर्ण वर्ग के छात्र के साथ लड़ाई में उलझ गए और उसको कूट दिया, तो क्या कानून लागू होगा? क्या स्थिति बनेगी? उस सवर्ण वर्ग के छात्र के कोई अधिकार होंगे या नहीं? ये प्रश्न उठ रहा है देश भर में। ये कैसे मानकर चला जा सकता है कि प्रताड़ना केवल कुछ खास वर्गों की ही हो सकती है? नहीं ना। अगर ऐसा होता तो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में नारा कैसे लगता कि ब्राह्मण जेएनयू छोड़ो? आप समाज में अपने अपने किस्म के बदलाव हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ब्राह्मणों को लेकर या सवर्णों को लेकर आप देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत कुछ अनर्गल प्रलाप होता है, तब उसकी शिकायत कहां हो? ये विषय महत्वपूर्ण है। और संविधान का अनुच्छेद जो है वो जो 15 वो कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर शासन सत्ता भेदभाव नहीं करेगी। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सभी नागरिकों को समान अधिकार हासिल होंगे, ये कहा जाता है। अब उसका तो उल्लंघन हो गया यूजीसी के नियमों में, और बहुत ठोक मतलब गाजे बाजे के साथ उस संविधान की उस मूल भावना का उल्लंघन किया गया इस दिशा निर्देश में। तब क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर जिद मत करिए, यूजीसी के नए दिशा निर्देशों पर जिद मत करिए, मत अड़िए, इनकी विदाई कीजिए। ये नए दिशा निर्देश यूजीसी के गंगा में प्रवाहित करने योग्य हैं, ये जान लीजिए। और मेरी समझ ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया इस कानून के खिलाफ। मेरी समझ ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये दिशा निर्देश मान लीजिए विड्रॉ हुए, तो शायद वो बात नहीं, वो फील नहीं आएगी जो तब आएगी जब सत्ता उनको विड्रॉ करे। लोकतंत्र में सत्ता को राष्ट्रवाणी पहले सुननी चाहिए। राष्ट्र क्या कह रहा है, उसकी वाणी क्या कह रही है, उस राष्ट्रवाणी को सत्ता को पहले सुनना चाहिए। सत्ता राष्ट्र के वोट से बनती है। कोर्ट देश के वोट से निर्मित नहीं होता, वो एक रूल बुक से बंधा हुआ है। मामला कोर्ट में गया है, और अगर कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया इन नए दिशा निर्देशों को या इनको भेदभावपूर्ण मान लिया, तो वो लोग क्या मुंह दिखाएंगे जो आप इन कानूनों के, इन दिशा निर्देशों के पक्ष में ताल ठोक रहे हैं? फिर वो कहां खड़े होंगे? फिर उनके पास क्या नैतिक अधिकार होगा? ये बड़ा प्रश्न है। देश ने किसानों से जुड़े जो 3 कानून थे, उन पर देश ने एक दृश्य देखा है, और बाद में वो तीनों कानून विड्रॉ हुए। देश में लोकतंत्र में प्राथमिक शर्त यह है कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता की बात ही जनार्दन की बात है, जनता का स्वर ही जनार्दन का स्वर है, राष्ट्र का स्वर ही राष्ट्र की वाणी है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इन दिशा निर्देशों पर पहल सत्ता के द्वारा होनी चाहिए। अदालतें ठीक है अपना काम करेंगी, लेकिन सत्ता को भी देश के स्वर पर ध्यान देना चाहिए, कान देना चाहिए। भेदभाव खत्म करने के नाम पर
कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थोपी जानी चाहिए जो अपरिमित असीम भेदभाव के लिए दरवाजा खोल दे। हर संस्थान में टकराव पैदा होगा, हर संस्थान में टकराव होगा। शिक्षण संस्थान टकराव के अड्डे बन जाए, तनाव का नाभि स्थल बन जाए, केंद्र बिंदु बन जाए, ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और ये सारा आक्रोश जो है ना, वो सवर्ण और पिछड़े वर्ग और दलित के बीच का संघर्ष नहीं है ना। और जो लोग इसको इस ढंग का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी धूर्तता कर रहे हैं। यह आक्रोश किसी के विरुद्ध नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। यूजीसी के नई गाइडलाइंस के खिलाफ जो भी लोग नौजवान बोल रहे हैं, वो किसी के विरुद्ध नहीं है, किसी जाति के, किसी वर्ग के ना। वो सिर्फ इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये कहना कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी न हो, किसी दूसरे का विरोध करना नहीं है, ये बात जान लीजिए। पिछड़े भी इसी देश की संतान हैं, दलित भी इसी देश की संतान है, अगड़े भी इसी देश की संतान है। 150 करोड़ लोग इसी देश की संतान हैं। इसलिए विवाद ये है ही नहीं, विवाद है भेदभाव को लेकर। भेदभाव खत्म कर दीजिए, सामाजिक तनाव का प्रश्न खत्म हो जाएगा। आइए, सरकार की एक घोषणा से सारा तनाव तिरोहित हो सकता है, सारा तनाव खत्म हो सकता है, सिर्फ एक घोषणा से। और जब तक वो घोषणा नहीं होती, मुझे लगता है ये तनाव समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये तनाव भविष्य को लेकर है। नौजवान में भी है, उसके परिवार में भी है। उनको लग रहा है, परिवार को लग रहा है कि मेरे बच्चे का, बेटे का, बेटी का भविष्य दांव पर लग जाएगा, ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत। इसलिए ये तनाव केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, युवाओं के परिजनों के बीच में भी तनाव जाकर पसर रहा है। इस पूरे देश में एक बीपी सिंह के समय जैसा वायुमंडल बने, उससे पहले पहल की जानी चाहिए। वो पहल जरूरी है, आज होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए। धन्यवाद।